नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे 5 अगस्त के एडिटोरियल सेशन की। चलिए करते हैं स्टार्ट इस ब्यूटीफुल मोटिवेशनल कोट के साथ। बिल्ड योर ओन ड्रीम्स और समवन एल्स विल हायर यू टू बिल्ड देयर्स। या तो आप अपने खुद के सपनों को पूरा कीजिए या फिर कोई और व्यक्ति आपको अपने सपने पूरा करने के लिए हायर कर लेगा। चॉइस आपकी है कि आप अपने सपने पूरा करना चाहते हैं या दूसरों के ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं। आशीष क्लासेस ऐप को जरूर से आप डाउनलोड कर लें। ये एक एंड्रॉइड ऐप है, सीधा आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको इस प्रकार के पेड कोर्सेज नजर आते हैं, इनको आप विजिट करें। और अभी एक ई बुक उपलब्ध करवाई गई है आपको, 1800 के करीब वर्ड्स यहाँ पे मिलेंगे आपको। जनवरी से लेकर जून तक के वर्ड्स हैं, इस प्रकार के चीज़ें आपको मिलेंगी। वर्ड मिलेगा, पार्ट ऑफ स्पीच मिलेगा, इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग, एग्जाम्पल सेंटेंस, ये तमाम चीज़ें उपलब्ध हैं। आज का एडिटोरियल है मोर ऑफ द सेम। अमेरिका बार बार में कहता रहा है कि हम अब इमिग्रेंट्स को अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि इनको लगता है कि वहाँ के अमेरिकन्स जो हैं, अमेरिकन्स के जॉब्स ये लोग निगल गए हैं, ये लोग खा गए हैं जॉब्स को। इस प्रकार की भावना, इस प्रकार धारणा रखते हुए लगातार ट्रंप जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रतिबंध लगाता रहा है वीजाज पर। इसी प्रकार का आर्टिकल है, तो मोर ऑफ द सेम का मतलब है वही रुख है, वैसा ही कुछ है, ठीक है, देखने को मिलेगा, सेम ही चीज़ें देखने को मिलेगी। तो देखिए, जो बच्चे नए हैं वो जान लें, जो भी ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है ये आप नोट भी कर लें, क्योंकि या तो आपको यहां पर उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो उसको नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और जो रेड कलर में अंडरलाइंड पार्ट है वो सब्जेक्ट है। तो पहला एक सेंटेंस मैंने लिया, इस सेंटेंस में द लिस्ट है वो सब्जेक्ट है। तो द लिस्ट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स अटैक्स। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके द्वारा जो अटैक्स किए जा रहे हैं। अटैक्स यहां पे अगर मैं पूछूं कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है तो आपका आंसर होना चाहिए कि ये नाउन है। क्यों? क्योंकि अपोस्ट्रोफे के बाद में है। अपोस्ट्रोफे जिस शब्द के साथ जुड़ा रहता है वो भी नाउन होता है, अपोस्ट्रोफे के बाद जो शब्द जुड़ा रहता है वो भी नाउन होता है। तो यहां पे ट्रंप्स अटैक्स, ट्रंप भी नाउन और अटैक्स भी नाउन। और याद रखिएगा कि जब भी अटैक नाउन के रूप में होता है तो उसके साथ में हम प्रेपोजिशन क्या लगाते हैं? ऑन। अगर ये वर्ब के रूप में होता है अटैक तो हम किसी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। अटैक अगर वर्ब के रूप में आएगा तो नो प्रेपोजिशन, कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। तो जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जो हमले हैं उन हमलों की लिस्ट, ठीक है। द इनफ्लो ऑफ, अब अटैक्स किस चीज पर है वो बताया है, द इनफ्लो। इनफ्लो का मतलब क्या है? इनफ्लो का मतलब है इनफ्लक्स, सामूहिक आगमन जो होता है उसको बोलते हैं इनफ्लो। इनपोरिंग भी कह सकते हैं। इसका ऑपोजिट होता है एक्सोडस, इसका मतलब होता है सामूहिक प्रस्थान। अगर कोई ग्रुप में अराइवल होता है तो उसको बोलते हैं क्या? इनफ्लक्स। समूह में अगर बाहर जाते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सोडस। तो कहना चाह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो हमले हैं किस पर? स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स। स्किल्ड का मतलब डेक्स्ट्रस, जो दक्ष हैं, और फॉरेन वर्कर्स विदेशी कर्मचारी, विदेशी काम करने वाले लोग जो हैं वो लोग यहाँ पे इनफ्लो उनका होता है, समूह में वो लोग देश में आते हैं, उन पर जो हमले हैं उसकी लिस्ट की बात कर रहा है। वो लिस्ट जो है कंटिन्यूज टू एक्सपेंड रैपिडली, वो लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। कंटिन्यूज, लगातार ये काम हो रहा है। एक्सपेंड का मतलब फैलना, बढ़ना, रैपिडली, तेज गति से। विद द लेटेस्ट सेल्वो। लेटेस्ट सेल्वो, सेल्वो का मतलब देखिए, एक तो हो सकता है बौछार कह सकते हो किसी चीज की, जैसे गोलाबारी है, बॉम्बार्डिंग जिसको बोलते हैं उसको बोल सकते हैं। यहां सेल्वो का मतलब आप एक्टिविटीज की श्रृंखला कह दीजिए, सीरीज ऑफ एक्टिविटीज कह सकते हैं। विद द लेटेस्ट सेल्वो फ्रॉम द व्हाइट हाउस। तो व्हाइट हाउस राष्ट्रपति भवन है अमेरिका का, तो व्हाइट हाउस की तरफ से जो नवीनतम, लेटेस्ट डिग्री सुपरलेटिव है, द का प्रयोग है, तो जो नवीनतम जो सीरीज है, एक्टिविटीज की जो सीरीज है, सीकिंग टू, सीक का मतलब चाहना, तलाशना, जिसमें यह चाहा गया है, टू पोटेंशियली प्रिवेंट सच वर्कर्स फ्रॉम। पोटेंशियली का मतलब आप कह सकते हो संभावित तौर पर कह दीजिए, है ना। पोटेंशियली का मतलब, पोटेंशियल अगर किसी व्यक्ति में पोटेंशियल है इसका मतलब उसमें पावर है, उसमें वो क्षमता है, यूं कह सकते हो। तो ये चाहता है, इसमें ये चाहा गया है कि पोटेंशियली प्रिवेंट सच वर्कर्स, की ऐसे वर्कर्स को संभावित तौर पर रोका जाए, है ना। प्रिवेंट के साथ में फ्रॉम लगता है, इसीलिए इसको हाईलाइट किया गया है। रोका जाए किससे? फ्रॉम प्रेपोजिशन है तो आईएनजी लग गया, पार्टिसिपेट करने से, यो भागीदारी लेने से। किस में? इन एनी फेडरल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स इनडेफिनेटली। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब संघ सरकार, संघीय सरकार। संघीय सरकार का मतलब एक तो केंद्र में सरकार है और एक राज्यों में बटी हुई सरकार है, वो कल भी हमने डिस्कस किया था। तो किसी भी संघीय सरकार के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें अनिश्चित काल के लिए, इनडेफिनेटली, अनिश्चित काल के लिए। ये तो देखो ट्रांसलेशन था, मैं रिपीट कर देता हूं एक बार क्या कहना चाहता है। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हमले करते आ रहे हैं
किस बात को लेकर कि जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, विदेश के जो लोग हैं, दूसरे देशों के लोग इनके देश में आते हैं, है ना, उन पर बार बार में इन्होंने अटैक किया है और इसकी जो लिस्ट है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और हाल ही में व्हाइट हाउस ने एक सीरीज जारी की है, कह सकते हो एक एक्टिविटीज़ की सीरीज। इसमें ये एक चाहा गया है कि ऐसे वर्कर्स को रोका जाए, किस में कि किसी भी संघीय सरकार, वहाँ के जो सरकार है उसके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वहाँ पे पार्टिसिपेट कोई विदेशी कर्मचारी ना करे, इस चीज़ से उनको रोका जाए, ये कहना चाहता है। तो यहाँ आपने क्या क्या सीखा, अटैक नाउन हो तो ऑन लगाना है, अटैक वर्ब हो तो प्रेपोजिशन नहीं लगाना है, इन्फ्लक्स इनफ्लो का सिनोनिम है, सामूहिक आगमन होता है, काफ़ी बार ये वन वर्ड में पूछ सकते हैं, एंटोनिम्स में पूछ सकते हैं। इन्फ्लक्स का अपोजिट एक्सोडस होता है, प्रिवेंट में फ्रॉम लगता है, सेल्वो का मतलब बॉम्बार्डिंग होता है, बौछार होती है। यहाँ पे एक्टिविटीज की सीरीज के लिए कहा गया है। आगे देखिए, द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, द एग्जीक्यूटिव जहां जोड़ते हैं इसका मतलब सरकार है, कार्यपालिका है तो गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है किसके द्वारा साइन किया गया, ट्रंप के द्वारा। स्पेसिफिकली, विशेष रूप से, टारगेट्स, ये ऑर्डर जो है वो टारगेट करता है ना, किस चीज को, H1B वीजा, ये एक वीजा का प्रकार है। इसको एज वन एक ऐसे के रूप में दैट परपर्टेडली एलिज्डली, क्या कह सकते हो, एलिज्डली, तथा कथित रूप से, ठीक है, जो तथाकथित रूप से रिजल्ट इन का मतलब होता है परिणाम निकलना, इसका मतलब कोज कह सकते हो, इसका मतलब लीड टू कह सकते हो, इसका मतलब ट्रिगर कह सकते हो, इसका एनजेंडर कह सकते हो, बिगेट कह सकते हो, तमाम चीजें हो सकती रिजल्ट इन में। तो जिसका रिजल्ट निकलेगा द लॉस ऑफ जॉब्स टू यूएस पर्सन्स, कि इससे क्या होगा कि यूएस के जो लोग हैं उनको जॉब की नुकसान होगा, लॉस होगा। ओइंग टू, कारण क्या होगा इसका, कारण है चीप फॉरेन लेबर, क्योंकि विदेशी जो लेबर हैं वो सस्ते में मिल जाते हैं, चीप होते हैं, ठीक है, चीप सस्ता मतलब, तो सस्ते में वो लेबर मिल जाता है, उनके लिए पैसा कम देना पड़ता है। रिपीट कर देता हूं, तो जो सरकारी आदेश है जिसको ट्रंप ने साइन किया था, उस ऑर्डर ने क्या किया है, वो ऑर्डर विशेष रूप से टारगेट करता है H1B वीजा। H1B वीजा को इस रूप में लेता है कि जो कारण बनता है किस चीज का, H1B वीजा किसी को जारी कर दिया तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि विदेश के लोग जो हैं, जो भी स्किल्ड वर्कर्स हैं, वो इनके देश में आ पाएंगे और वो फिर वहाँ पे जॉब प्राप्त कर पाएंगे, लेबर कर पाएंगे, बहुत सस्ते में मिल जाते हैं ये लोग। इससे क्या होता है, अमेरिकन जो हैं, यूएस के जो लोग हैं, उनको जॉब का नुकसान पहुँचता है। समझ में आ गई बात। आगे देखिए, Indian nationals tend to be granted 60 to 70% or more of visas in this category annually, which implies that the potential impact of this order on IT and ITES firms based in India could be considerable and produce a ripple effect in the bilateral economic space. Indian nationals का मतलब होता है citizens। क्या मतलब होता है इसका, citizens। तो भारतीय नागरिक जो हैं, टेंड का मतलब प्रवृत्ति है, कह सकते हो, टेंड से टेंडेंसी बनता है, तो ये इनकी संभावना ये होती है टू बी ग्रांटेड, कि इनको स्वीकार किया जाता है। ये पैसिव वॉइस हो गया, टू के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इनको दिया जाता है। 60 से 70% तो भारत के नागरिक होते हैं इनमें। जो भी अमेरिका के अंदर H1B वीजा लेकर आते हैं उनमें से 60 to 70% की संख्या कौन सी है, भारतीय नागरिकों की। और मोर ऑफ वीजाज इन दिस कैटेगरी एनुअली, या फिर कहें इससे भी ज्यादा वीजाज इस कैटेगरी में वार्षिक रूप से, विच इम्प्लाइज, इम्प्लाई का मतलब होता है अर्थ निहित होना, ठीक है। इसका अर्थ यह है कि दैट पोटेंशियल इंपैक्ट, कि जो संभावित असर है, पोटेंशियल का संभावित एडजेक्टिव का काम करेगा, इंपैक्ट नाउन है, कि संभावित असर जो है इस आदेश का किस चीज पर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ जो सर्विसेज जुड़ी हैं, ठीक है, उन पर, फर्म्स, तो इन फर्म्स पर प्रभाव पड़ेगा, बेस्ड इन इंडिया, जो भारत में आधारित है, कुड बी कंसिडरेबल, और ये प्रभाव जो है कैसा हो सकता है, बहुत ज्यादा हो सकता है। कंसिडरेबल को मैं यूं कह सकता हूं कि ये सिग्निफिकेंट है, कंसिडरेबल का ज्यादा हो सकता है, ठीक है, सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंड प्रोड्यूस अ रिपल इफेक्ट, और ये क्या करेगा, ये रिपल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। रिपल इफेक्ट का मतलब ये होता है कि मान लो कोई प्रभाव यहां पड़ा और ये लहराता हुआ ऐसे जाएगा तो आगे प्रभाव डालेगा, इसको रिपल इफेक्ट बोलते हैं। तो एक से दूसरे चीज पर पड़ने वाला असर होता है, वो रिपल इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो ये रिपल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है इन द बायलैटरल इकोनॉमिक स्पेस, बायलैटरल द्विपक्षीय, लैटरल जहां लगता है इसका मतलब साइड है, BI लगता है इसका मतलब दो है, तो द्विपक्षीय। इकोनॉमिक स्पेस मतलब आर्थिक जो भी स्पेस है उस पर, अब द्विपक्षीय इसलिए भारत और अमेरिका की बात ये कर रहा है। तो भारत के जो नेशनल्स हैं, भारत के जो सिटीजन्स हैं, उनको मतलब 60 से 70% तक, है ना, ग्रांट किया जाता है, या इससे अधिक वीजा ग्रांट किए जाते हैं इस कैटेगरी में वार्षिक रूप से,
ठीक है। एक साल में अमेरिका H1B वीजा जो देता है, ग्रांट करता है, उसमें 60 से 70% या उससे अधिक भारत वालों को देता है। इसका अर्थ ये है कि जो अगर ये H1B वीजा पर प्रतिबंध लगा देता है तो इसका असर ये पड़ेगा कि इसका संभावित असर, जो इस ऑर्डर का असर है, जो ये आदेश निकाला है, वो किस पर पड़ेगा? भारत में जो IT और ITES फर्म्स हैं उन पर पड़ेगा। और ये कैसा प्रभाव पड़ सकता है? बहुत ज़्यादा पड़ सकता है। और ये क्या कर सकता है? इसका प्रभाव और भी ज़्यादा आगे पड़ सकता है। रिपल इफेक्ट का मतलब ये प्रभाव यहीं तक नहीं है, आगे भी जाएगा असर। और कैसे जाएगा? जो बायलैटरल इकोनॉमिक स्पेस है, जो अमेरिका और भारत का जो आर्थिक एक स्पेस है, वहां पर भी असर पड़ने वाला है। समझ में आ गई बात? यहां सीखने वाली बात क्या थी? रिजल्ट इन। रिजल्ट इन के लिए मैं बता दूं आपको कि आप यहां पे लीड टू कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप यहां पे क्या कर सकते हो? इसके अलावा आप कोज कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो? ट्रिगर कर सकते हो, या फिर आप बिगेट कर सकते हो, या फिर आप एनजेंडर कर सकते हो। ये सब चीजें आप कर सकते हो, एनजेंडर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नॉटविथस्टैंडिंग का मतलब के बावजूद होता है, ये प्रेपोजिशन भी होता है, एडवर्ब भी होता है। इसका मतलब इन स्पाइट ऑफ या डेस्पाइट कह सकते हो। द सेंस ऑफ शॉक दैट दिस ऑर्डर इज लाइकली टू कोज अमंग दोज इन कॉर्पोरेट इंडिया। तो कह रहा है इस चीज के बावजूद कि तो सेंस ऑफ शॉक, जो एक झटका लगा है ना, किसका? दैट दिस ऑर्डर इज लाइकली टू संभावित है, जो ये आदेश अभी आया है ट्रंप प्रशासन की तरफ से, इसका जो धक्का लगा है किसको? उन लोगों को जो कि कॉर्पोरेट इंडिया में हैं, जो औद्योगिक भारत का हिस्सा हैं, उनमें जो लोग हैं उन पे जो असर पड़ा है। तो हु इन्वेस्ट, जो कि इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, इन्वेस्ट में इन लगता है, निवेश किस में करते हैं? इन द यूएस इकोनॉमी, यूएस की अर्थव्यवस्था में, एंड क्रिएट जॉब्स देयर, और वहां पर रोजगार सर्जित करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि इस चीज के बावजूद कि द सेंस ऑफ शॉक जो है दैट दिस ऑर्डर इज लाइकली टू कोज, कि जो एक धक्का लगा है, और एक सेंस ऑफ शॉक का मतलब है एक धक्का लगने की अनुभूति हुई है, किस कारण से? इस आदेश के कारण। और किन लोगों में ये अनुभूति हुई है? उन लोगों में जो कॉर्पोरेट इंडिया का हिस्सा हैं, जो लोग निवेश करते हैं अमेरिका की अर्थव्यवस्था में, वहां पे रोजगार का सृजन करते हैं। इट शुड बी, इस चीज के बावजूद कह रहा है, इट शुड बी हार्डली कम एज ए सरप्राइज। तो ये कोई सरप्राइज नहीं है। हार्डली लग गया तो मैं इसको पढ़ूंगा नो सरप्राइज, है ना। हार्डली को क्या पढ़ दीजिए? नो सरप्राइज। तो ये कोई सरप्राइज नहीं है। गिवन द स्टीडी टाइटनिंग ऑफ द स्क्रूज ऑन द यूएस इमिग्रेशन पैराडाइम ड्यूरिंग द फाइनल मंथ्स ऑफ द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो है टाइटन ऑफ द स्क्रूज, इसका मतलब है प्रभाव पड़ना। टाइटन द स्क्रूज का मतलब है प्रभाव पड़ना, और स्टीडी का मतलब है धीरे धीरे डेवलप होता हुआ। तो ये कोई सरप्राइज के रूप में नहीं आना चाहिए। गिवन का मतलब ये देखते हुए, गिवन यहां प्रेपोजिशन है और इसका मतलब है कंसीडरिंग, ऐसा देखते हुए, ये देखते हुए कि धीरे धीरे क्या कहना, क्या दबाव पड़ रहा है ऑन द यूएस इमिग्रेशन पैराडाइम। पैराडाइम का मतलब मॉडल है, पैटर्न है, एग्जाम्पल है, प्रोटोटाइप है, उत्कृष्ट उदाहरण को बोलते हैं, या कोई एक मॉडल आपने बनाया है उसको बोलते हैं। तो कह रहा है कि इसका कोई सरप्राइज के रूप में नहीं लेना चाहिए। किस चीज को देखते हुए? कि जो यहां पे दबाव बन रहा है धीरे धीरे यूएस इमिग्रेशन पैराडाइम पर। इमिग्रेशन का मतलब बाहर के लोग जो हैं वो अमेरिका में आते हैं, वो प्रोसेस इमिग्रेशन कहलाता है। इसका जो मॉडल एक यूएस के अंदर है उस पर दबाव बढ़ रहा है ड्यूरिंग द फाइनल मंथ्स ऑफ द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। किस दौरान? जो ट्रंप प्रशासन के अंतिम महीने चल रहे हैं। नवंबर में यहाँ चुनाव है, अगस्त चालू हो गया है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने हैं, तो ये फाइनल मंथ्स इसके लिए कहा गया है। रिपीट कर सकता हूं, देखो इसको मैं यहाँ पे, आप कहें इसको यहां से पढ़िए कि इस चीज के बावजूद कि भारत, कॉर्पोरेट भारत के जो लोग हैं उनको यहां पे इस ऑर्डर के कारण एक शॉक की अनुभूति हुई है। जो लोग अमेरिका में जॉब्स क्रिएट करते हैं, यूएस की इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर भी ये सरप्राइज के रूप में नहीं लेना चाहिए इस बात को कि ये जो चीज है धीरे धीरे यहां पे दबाव बढ़ा रही है। किस चीज पर? यूएस के इमिग्रेशन का जो मॉडल है उस पर, यूएस प्रशासन के अंतिम महीनों में। ठीक है, ठीक है। भारत वालों के लिए तो कुछ अच्छी न्यूज़ नहीं है, लेकिन यहाँ अमेरिका के लिए भी अच्छी न्यूज़ नहीं है, ये कहना चाहता है। आगे बात करें, इवन इन अप्रैल 2020, ये कह रहा है 2020, अप्रैल 2020 में भी, इवन का मतलब भी, द व्हाइट हाउस, राष्ट्रपति भवन, अनाउंस्ड, घोषित किया, दैट की इट वुड बी सस्पेंडिंग, कि ये ट्रंप प्रशासन जो है वो सस्पेंड करेगा द इश्यूएंस ऑफ ग्रीन कार्ड्स, की ग्रीन कार्ड्स को जारी करना बंद करेगा। इफेक्टिवली होल्ड का मतलब होता है स्टॉप, रोकना, जो प्रभावी तरीके से रोकता है लीगल माइग्रेशन को इनटू द यूएस, मतलब कानूनी तरीके से जो लोग माइग्रेट करते हैं यूएस में आते हैं उनको प्रभावी तरीके से, इफेक्टिव तरीके से रोकता है।
ठीक है, यहां तक की बात करें तो 2020 अप्रैल 2020 में भी व्हाइट हाउस ने अनाउंस किया था कि ये ग्रीन कार्ड को इशू नहीं करेगा। अब इससे क्या होगा जी, प्रभावी रूप से इससे यूएस के अंदर लीगल माइग्रेशन की भी रोक लग जाएगी। अगर ग्रीन कार्ड नहीं दोगे तो कानूनी तरीके से जो यूएस में आते हैं बाहर के लोग वो भी नहीं आएंगे। इन जून 2020 में द इमिग्रेशन क्रैकडाउन वॉज एक्सटेंडेड। क्रैकडाउन का मतलब कड़ी कार्यवाही होता है, स्ट्रॉन्ग मेजर्स होते हैं, है ना। तो कह रहा है कि इमिग्रेशन क्रैकडाउन, जो इमिग्रेशन पर कड़ी कार्रवाई जो कर रही थे, वॉज एक्सटेंडेड, इसको बढ़ाया गया वाया एन ऑर्डर, एक आदेश के माध्यम से। वाया का मतलब मीडियम हो गया। टू स्टॉप प्रोसेसिंग, स्टॉप के बाद में आपको हमेशा याद रखना है क्या लगेगा, V0 + ING। स्टॉप के बाद में जेरेंड लगता है ना। कई बार स्टॉप के बाद में 2 + V0 भी लगता है, लेकिन फर्क पड़ेगा। अगर स्टॉप + ING करोगे तो वो काम करना बंद कर दिया, और स्टॉप के साथ 2 + V0 लगाओगे तो वो काम करने के लिए आप रुके। ये दो अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। तो जून 2020 में देखो, मंथ और ईयर है, इस कारण से इन है। इमिग्रेशन क्रैकडाउन को एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया। किसके द्वारा, एक आदेश के द्वारा। किसके लिए, ताकि नए वीजाज की प्रोसेसिंग को रोका जा सके अक्रॉस सेवरल स्किल्ड वर्कर कैटेगरीज। किसमें, जो एक्रॉस का मतलब सारी कैटेगरीज को ले लिया इसने, अनेकों जो स्किल्ड वर्कर की कैटेगरीज हैं उन सभी में प्रोसेसिंग को रोक सकें, इंक्लूडिंग H1B वीजा, और इन कैटेगरीज में वो भी शामिल है, ये भी शामिल है, H1B वीजाज भी शामिल है। तो कहना चाहता है ये कि जून 2020 के अंदर जो इमिग्रेशन पे कार्रवाई चल रही थी अमेरिका की तरफ से, इसको और भी आगे खींचा गया। किस लिए, ताकि जितने अलग अलग कैटेगरीज हैं वीजाज की अमेरिका के द्वारा जारी किए जाते हैं, उन सब पर यहां पे रोक लगाई जा सके, इनकी प्रोसेसिंग को रोका जा सके, इस कारण से। आगे देखिए, वाइल द लेटेस्ट ऑर्डर अवॉइड्स। अब वाइल दे रखा है तो देखो यहां से लेकर यहां तक की बात में कहेगा यद्यपि, मैं इसको लिखूंगा यद्यपि, है ना, मतलब ऑल दो। यद्यपि जो नवीनतम आदेश आया है, अवॉइड्स ये बचता है, बचाता है कह सकते हो। द लैंग्वेज ऑफ एन आउटराइट बैन, मतलब इसके अंदर कोई आउटराइट बैन की लैंग्वेज नहीं दी गई है। आउटराइट का मतलब है टोटल, कंप्लीट, पूर्ण। तो ये कह रहा है यद्यपि जो ये अभी हाल फिलहाल का आदेश है, इसमें कोई भी मतलब कंप्लीट बैन की बात नहीं की गई है। किस पर, फॉरेन वर्कर्स पर, ठीक है, विदेशी कर्मचारियों पर पूर्ण प्रतिबंध की बात इसमें नहीं है। ज्वाइनिंग फेडरल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, वो वर्कर्स जो कि संघीय सरकार, जो संघ सरकार है, वहां की सरकार है, वो जो भी जॉब ऑफर करती है, सरकारी नौकरियां हैं, उसमें जो विदेशी कर्मचारी लग जाते हैं, उनके लिए पूर्ण प्रतिबंध की बात तो इन्होंने नहीं की है। फिर भी यहां पढ़ेंगे, फिर भी इट कॉल्स फॉर, कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, कॉल फॉर का मतलब होता है आस्क फॉर। फिर भी ये यहां पे डिमांड करता है किस चीज की, अ रिव्यू, कि पुनरावलोकन किया जाए। किसका, कॉन्ट्रैक्टिंग एंड हायरिंग प्रैक्टिसेस, कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध के तहत आप किसी व्यक्ति को लेते हो, हायर करते हो किसी व्यक्ति को, ये जो प्रक्रिया चलाते हो, इसकी बाय फेडरल एजेंसीज। फेडरल एजेंसीज का मतलब यूं कहिए सरकारी एजेंसीज, एक प्रकार से बात यही है। तो सरकारी एजेंसीज के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट के जरिए लोगों को लिया जाता है या फिर हायर करते हो, उसको रिव्यू करने की इसने बात कही है, डिमांड की है, विद अ फोकस ऑन फॉरेन टेम्परेरी वर्कर्स। और इसमें फोकस किस बात पर है, ध्यान किस पर केंद्रित किया गया है, फॉरेन टेम्परेरी वर्कर्स पर, जो विदेशी अस्थायी कर्मचारी है उन पर, एंड यूएस गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज, और यूएस गवर्नमेंट से संबंधित सेवाओं पर, दैट वर ऑफशोर टू फॉरेन कंट्रीज, वो सेवाएं, अब दैट यहां पे उन सेवाओं के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है, इसी कारण से वर है, जो ऑफशोर की गई। ऑफशोर का मतलब है विदेशों में स्थापित कर दी गई, चूंकि वहां पे सस्ता लेबर मिलता है, इस कारण से कहीं और दूसरे देश में स्थापित कर देने को बोलते हैं ऑफशोर, जो कि फॉरेन कंट्रीज में स्थापित कर दी गई। रिपीट कर देता हूं, यद्यपि जो हाल फिलहाल का आदेश है उसमें ऐसी लैंग्वेज तो यूज नहीं की गई है कि फेडरल गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें कोई भी विदेशी कर्मचारी ज्वाइन नहीं कर पाएगा, पूर्ण प्रतिबंध, ऐसी बात तो नहीं है। फिर भी यहां इस आदेश में यह डिमांड जरूर है कि जो भी फेडरल एजेंसीज के द्वारा ये हायर करने का, कॉन्ट्रैक्ट के जरिए लेने का जो जॉब होता है ना, उसको रिव्यू करें, ठीक है, और इसमें फोकस किस पर रखें, फॉरेन टेम्परेरी वर्कर्स पर फोकस रखें, और यूएस सरकार से संबंधित जो यूएस की गवर्नमेंट संबंधित जो सेवाएं हैं जो कि ऑफशोर कर दी गई थी फॉरेन कंट्रीज में, उस पर फोकस रखें। ये बात कही गई है, फोकस के साथ में ऑन लगेगा, ये आप ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट देखिए, टू एन एक्सटेंट, एक स्तर तक, एक्सटेंट का मतलब लेवल होता है, हद होता है, स्तर होती है, तो कह सकता है कि एक स्तर तक इट इज अंडरस्टैंडेबल, ये समझने योग्य भी है, अंडरस्टैंडेबल एडजेक्टिव है क्योंकि ABLE से एंड हो रहा है, जो भी ABLE से एंडिंग वर्ड्स होते हैं वो सब एडजेक्टिव होते हैं, तो एक स्तर तक ये समझने योग्य है, ये समझ में आता है। दैट की द वेट ऑफ परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस दैट रेस्ट अपॉन, रेस्ट अपॉन का मतलब होता है निर्भर होना, रेस्ट ऑन या रेस्ट अपॉन, आप यहां पे ऑन भी कर सकते हो और अपॉन भी कर सकते हो। इसके स्थान पे अगर आप डिपेंड लगाओगे तो भी ऑन या अपॉन लग जाएगा, ठीक है, सेम प्रोसीजर है। इसके जगह पे आप रिलाई लगाओगे तो भी लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ निर्भर होने वाले शब्द हैं, इन सब में ऑन या अपॉन लग जाता है। तो टू एन एक्सटेंट, एक स्तर तक ये समझ में आता है दैट द वेट ऑफ परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस, कि परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस का जो भार है, वेट का मतलब भार, जो कि निर्भर करता है मिस्टर ट्रम्प्स शोल्डर्स, मिस्टर ट्रम्प के कंधों पर, इज ऑफ इमेंस मैग्नीट्यूड, वो भार कैसा है, वो भार काफी ज्यादा मतलब साइज का है, काफी ज्यादा है। इमेंस का मतलब बहुत ज्यादा, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है साइज, एक्सटेंट, मेजर, प्रोपोर्शन, डिग्री, बहुत बड़े स्तर का है मतलब वो। तो एक स्तर तक ये समझ में आता है कि जो परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस का जो वेट है, क्योंकि ट्रंप को यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा अमेरिका वालों को कि मैं फिर से राष्ट्रपति बनने योग्य हूँ, है ना। तो ये जो भार है ना उस पर की एक्सपेक्टेशन है लोगों की, ये दिखाए कुछ तो परफॉर्म करके दिखाए, ऐसा जो भार है, वो जो एक्सपेक्टेशन है बहुत ज़्यादा है इसके कंधों पर, राष्ट्रपति के कंधों पर। फिर कह रहा है द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, विच वॉज इन फाइन फैटल, फैटल का मतलब होता है कंडीशन, बहुत अच्छा वर्ड है, आप एक नया वाक्य बना के देख सकते हैं इससे, काफ़ी अच्छा शब्द, कंडीशन की जगह आप फैटल यूज करके दे सकते हैं। तो कह रहा है कि इकोनॉमी जो कि एक अच्छी स्थिति में थी अंटिल द कोविड-19 पेंडेमिक स्ट्रक, कब तक, जब तक कोविड-19 का प्रहार नहीं हुआ था। स्ट्रक है वो स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म है, स्ट्राइक का टकराना होता है। तो जब तक कोविड-19 वैश्विक महामारी का प्रहार नहीं हुआ था तब तक तो ये बहुत अच्छी कंडीशन में थी इकोनॉमी। अब कह रहा है अपीयर्स टू बी ग्राइंडिंग टू अ हाल्ट, अब ऐसा लगता है कि इकोनॉमी जो है, अपीयर लगता है कि ये धीरे धीरे खत्म होने की तरफ बढ़ रही है ना। ग्राइंड टू अ हाल्ट का मतलब होता है धीमे, मतलब धीमा होते होते और बंद हो जाना, ठीक है। तो ये एक कह सकते हो कि बहुत ही पतन की ओर जा रही है। विद एन एक्सपेक्टेड सर्ज, और इसमें एक संभावित सर्ज होगा इन अनएम्प्लॉयमेंट, ये बेरोजगारी हो गई। सर्ज का मतलब बढ़ोतरी, सर्ज के लिए ग्रोथ, राइज, अपसर्ज, अपस्विंग, बुस्ट या एस्केलेशन कर सकते हो, बढ़ोतरी को बोलते हैं। एक्सपेक्टेड यहां पे एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है, सर्ज यहां पे नाउन है, तो नाउन की विशेषता बता रहा है। तो यहां पे एक संभावित रूप से बेरोजगारी में वृद्धि होगी, बेरोजगारी की जो संख्या है वो वृद्धि होगी, और कहां तक चली जाएगी, लगभग 18 मिलियन जॉबलेस पीपल, 18 मिलियन के करीब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। यहां पे रेस्ट अपॉन का ध्यान रखना है ना, रिलाई ऑन अपॉन, आप और भी कर सकते हो, बैंक ऑन अपॉन, हिंज है ना, हिंज में भी लगा सकते हो, ये सब निर्भर होने के अर्थ हैं। मैग्नीट्यूड के क्या मतलब है देख लिया, सर्ज का मतलब क्या है देख लिया, ग्राइंडिंग टू ए हाल्ट एक फ्रेज है, इसका मतलब हमने जान लिया। बढ़ते हैं आगे। टू डिस्क्राइब द यूएस गवर्नमेंट रेस्पॉन्स टू द पेंडेमिक क्राइसिस एज टेपिड, बम्बलिंग एंड रॉन्ग हेडेड वुड बी जेनरस। टू डिस्क्राइब, डिस्क्राइब करना, क्या डिस्क्राइब करना कि यूएस गवर्नमेंट की जो प्रतिक्रिया है किसके प्रति, इस वैश्विक महामारी का संकट जो है, पेंडेमिक, वैश्विक महामारी, क्राइसिस, संकट, तो इसके प्रति जो यहां प्रतिक्रिया है किस रूप में डिस्क्राइब किया, डिस्क्राइब में एज लगा सकते हैं, डिफाइन में, डिस्क्राइब में, व्यू में, ट्रीट में, नो में, मैंने बताया था आपको ये कुछ वर्ड्स होते हैं जहां पे एज लगता है। इसको डिस्क्राइब करें किस रूप में, टेपिड, टेपिड का मतलब मान लीजिए कि एक प्रकार से कहें कि इनडिफरेंट प्रतिक्रिया है, उदासीनता है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ल्यूक वार्म होता है, गुनगुना पानी होता है, ना अधिक गर्म ना अधिक ठंडा, उसको बोलते हैं टेपिड। या फिर जो सुस्त प्रतिक्रिया है उसके लिए टेपिड कह सकते हो। इनडिफरेंट है, एपैथेटिक है, उसके लिए आप कह सकते हो। बम्बलिंग का मतलब क्या है, बम्बलिंग का मतलब इनकम्पिटेंट कह सकते हो, असक्षम, है ना, एक प्रकार से सही ढंग से आपने प्रतिक्रिया नहीं दी है। रॉन्ग हेडेड मतलब मिसगाइडेड, तो रॉन्ग हेडेड का नोट कर लीजिए, रॉन्ग हेडेड का मतलब है मिसगाइडेड, मिसगाइडेड, ठीक है, दिग्भ्रमित करना। तो कह रहा है यूएस गवर्नमेंट की जो प्रतिक्रिया है इस पेंडेमिक संकट को लेकर, उस प्रतिक्रिया को किस रूप में डिस्क्राइब किया गया है कि बिल्कुल यूएस प्रशासन उदासीन बनकर रहा, बिल्कुल इनकम्पिटेंट, असक्षम बनकर रहा, बिल्कुल मिसगाइडेड होकर रहा। तो इसको डिस्क्राइब करना वुड बी जेनरस, इस रूप में डिस्क्राइब करना बहुत ही अच्छा होगा। जेनरस का मतलब है एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, ठीक है। उदार को बोलते हैं,
दयावान जो होता है उसको बोलते हैं, लेकिन यहां पे कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। तो ये ठीक है, इस रूप में आप इसको कह सकते हो, इस रूप में इनको व्यक्त कर सकते हो कि यूएस प्रशासन की प्रतिक्रिया कुछ ऐसी रही है। देयर इज ए हाई पॉसिबिलिटी सब्जेक्ट है और ये यहाँ पे इज वर्ब। ऊपर वाले में क्या था, डिस्क्राइब, यहाँ पे 2+V0 मींस ये इन्फिनिटिव सब्जेक्ट था और इसकी वर्ब यहाँ पे वुड से स्टार्ट हो रही थी, ठीक है। तो कह रहा है देयर इज ए हाई पॉसिबिलिटी, तो एक बहुत ज्यादा संभावना है, दैट की वोटर्स में पनिश, कि जो मतदाता हैं वो हो सकता है कि पनिश करें, वोटर सब्जेक्ट है, में पनिश है ना, ट्रंप को 3 नवंबर 2020 को, ये चुनाव की डेट है। तो जब चुनाव आएंगे तो यहां पे पनिश करे, पनिश करने का मतलब है इनके फेवर में मतदान नहीं हो, ये राष्ट्रपति नहीं बन सके अगली बार। हावेवर, हालांकि, इंस्टीड में ऑफ लगता है, इसका मतलब के बजाय होता है। इंस्टीड ऑफ स्ट्राइकिंग ए पॉजिटिव नोट, अब पॉजिटिव नोट, स्ट्राइक ए पॉजिटिव नोट या स्ट्राइक ए नोट का मतलब होता है एक्सप्रेस करना, लिख सकते हैं स्ट्राइक अ नोट का मतलब है एक्सप्रेस करना। तो हालांकि इंस्टेड ऑफ स्ट्राइकिंग ए पॉजिटिव नोट, तो एक कह सकते हो एक्सप्रेस करने की बजाय, अबाउट फाइंडिंग द यूएस ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ इकोनॉमिक रिजिलियंस इन द डाइवर्सिटी ऑफ इट्स पीपल। रिजिलियंस का मतलब लचीलापन होता है, देख सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, प्लाइबिलिटी, सपलनेस, प्लास्टिसिटी, ये सब लचीलेपन को बोलते हैं। तो हालांकि इस चीज की बजाय कि आप एक्सप्रेस करें, है ना, एक्सप्रेस करने की बजाय किसके बारे में, फाइंडिंग द यूएस ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ इकोनॉमिक रिजिलियंस इन द डाइवर्सिटी ऑफ इट्स पीपल। तो अमेरिका के लोगों की विविधताओं में इकोनॉमिक रेजिलियंस जो है, आर्थिक लचीलापन जो है, उसके ग्रेट सोर्स, उसका सोर्स क्या है, उसका स्रोत क्या है, कहां से लचीलापन आता है, उस चीज को अभिव्यक्त करने की बजाय मिस्टर ट्रंप हैज स्टडीली रिट्रीटेड डीपर इनटू द मैरस। मैरस का मतलब होता है दलदल कह सकते हो, मुश्किल परिस्थिति कह सकते हो, सिनोनिम्स आपको दे रखे हैं, क्वैगमायर, स्वैम्प, मडल, इम्ब्रोलियो, टेंगल, ठीक है। मैरस बोलते हैं इसको, ये एक कह सकते हो संकटकालीन परिस्थिति। मिस्टर ट्रंप जो है वो धीरे धीरे रिट्रीट मतलब पीछे हटना, वो धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं और वो एक जटिल कंडीशन में फंस रहे हैं, ऑफ हेटफुल ट्रॉप्स। हेटफुल का मतलब नफरत पूर्ण, और ट्रॉप का मतलब होता है घिसी पिटी बातें जो बार बार में एक ही फ्रेज का यूज करते रहते हैं, एक ही वाक्यांश बोलते रहते हैं, एक ही शब्द का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रॉप। नफरतपूर्ण एक मतलब ये एक बात कहते रहते हैं अबाउट इमिग्रेंट्स स्टीलिंग जॉब्स, कि हमारे जॉब्स कौन चुरा रहा है, क्यों बेरोजगारी आ रही है, क्योंकि इमिग्रेंट्स हैं, दूसरे देश के लोग यहाँ के जॉब चुरा रहे हैं, इनको खाली यही बात नजर आती है। तो कहने का मतलब ये है, हालांकि इस चीज की बजाय कि ये बताएं कि यूएस का बड़े से बड़ा सोर्स क्या हो सकता है, इसको खोजने की बजाय कि यूएस के अंदर आर्थिक लचीलापन जो है, यहाँ के लोग विविधताएं हैं, डाइवर्सिटी है, तो उसमें आर्थिक लचीलापन का सोर्स कैसे आ सकता है, उसको खोजने की बजाय मिस्टर ट्रंप एक ही काम करते रहते हैं। मिस्टर ट्रंप लगातार एक ही बात करते हैं कि ये इमिग्रेंट्स जो हैं वो इनके जॉब चुरा रहे हैं, इस प्रकार से वो इसी दलदल में फंसते जा रहे हैं, है ना, एंटेंगल हो रहे हैं। आगे देखिएगा, दिस में वेल स्ट्राइक ए कोर्ड। स्ट्राइक अ कोर्ड का मतलब क्या है, मार्मिक होना, एक संवेदनशील अपील करना, किसी एक तबके के प्रति अपील करते हो तो उसको बोलते हैं स्ट्राइक ए कोर्ड। तो ये जो बात है ना ट्रंप की कि इमिग्रेंट जो है वो इनके जॉब चुरा रहे हैं, ये बार बार में एक ही बात कर रहे हैं कि इमिग्रेंट जॉब चुरा रहे हैं, तो ये जो बात है इनकी, हो सकता है, मैं संभावना बता रहा है कि हो सकता है कि ये उनका जो कोर सपोर्ट बेस है, जो सेंट्रल सपोर्ट बेस है, जो उनको समर्थन करने वाले लोग हैं, कोर का मतलब सेंट्रल होता है, जो मुख्य इनका बेस है, उसको ये अपील करे। और ब्लू कॉलर वर्कर्स, और कौन सा बेस है इनका, ब्लू कॉलर, दो कॉलर होती है, एक व्हाइट कॉलर एक ब्लू कॉलर। ब्लू कॉलर का मतलब जो मैनुअल लेबर में हो, जो मजदूर वर्ग हो, और व्हाइट कॉलर का मतलब होता है वो लोग जो कि ऑफिस में काम करते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करते हो, मैनेजरियल जॉब करते हो, उनको बोलते हैं व्हाइट कॉलर। तो ये सपोर्ट बेस किसका है, इनका, मजदूरों का। कहां पर, पूरे मिडिल अमेरिका में। हु आर अनडिनाइबली इन इकोनॉमिक पेन, जो कि निश्चित रूप से आर्थिक दुख में है, दर्द में है। अनडिनाइबल, इसको इनकार नहीं कर सकते आप इस बात से। बट इट डज लिटिल, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ना। लिटिल का मतलब है ना के बराबर, तो इसका मतलब यूं कह दो कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टू रिपेयर द डैमेज डन सिंस 2016 टू द फैब्रिक ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। लेकिन इट डज लिटिल, अब यहां पे इट जो है वो कह सकते हो उनकी जो बातें हैं, उन्होंने जो एक शब्द यूज किया था हमने अभी, क्या यूज किया था, ट्रॉप वाला। तो ये जो उनकी एक क्लीशे हैं, ये उनकी जो घिसी पिटी बातें हैं, ये मतलब यहां पे कुछ भी इसने नहीं किया है कि जो हानि उनको हुई है 2016 से लेकर अब तक इस तबके को, है ना, जो अमेरिकन सोसाइटी का जो ढांचा है, फैब्रिक का मतलब ताना बाना ढांचा, स्ट्रक्चर, इसको जो नुकसान 2016 से हुआ है उसको रिपेयर करने के लिए इसने कुछ नहीं किया है।
तो कह रहा है कि ये जो चीज है जो ट्रंप कह रहे हैं बार बार में कि इमिग्रेंट जॉब चुरा रहे हैं, ये एक काम तो कर सकते हैं कि उनका जो सपोर्ट बेस है उनके प्रति एक अपील कर सकते हैं, एक मार्मिक अपील हो सकती है, उनको रिझा सकते हैं। जो पूरे मिडिल अमेरिका के अंदर ब्लू कॉलर वर्कर्स है उनका जो बेस है उनको, जो कि निश्चित रूप से आर्थिक दुख में है, लेकिन फिर भी ये जो चीज है ये कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं किया है इसने किस चीज में कि 2016 से लेकर अब तक जो हानि इनको हुई है, क्षति इनको पहुंची है, किसको क्षति पहुंची है, अमेरिकन सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है उसका कोई रिपेयर करने का इसने काम नहीं किया है। बिटर पोलराइजेशन, बिटर का मतलब कड़वाहट भरा, पोलराइजेशन मतलब ध्रुवीकरण, बांटने की राजनीति जो होती है उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। तो बिटर पोलराइजेशन जो है इज ए पेरेनियल ट्रेट, ट्रेट का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषता, पेरेनियल का मतलब शाश्वत, निरंतर, कंटिन्यूअस, ठीक है, सस्टेन्ड कह सकते हो। तो जो कड़वाहट भरी ध्रुवीकरण है वो लगातार एक कंटिन्यूअस विशेषता रही है किसका, पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ द यूएस की राजनीति का, है ना, जो राजनीतिक माहौल है उसका। बट इट हैज रेयरली एवर बीन एज एग्जासर्बेटेड एज इन द लास्ट 4 years, लेकिन फिर भी, ठीक है, राजनीतिक माहौल कुछ ऐसा ही रहा है अमेरिका का, लेकिन फिर भी ये इट हैज रेयरली एवर बीन एज एग्जासर्बेटेड, एग्जासर्बेट का मतलब होता है वर्सन करना, लेकिन जितना बदतर ये पिछले 4 सालों में रहा है उतना बदतर तो कभी नहीं रहा, कहने का मतलब ये है। तो कह रहा है कि भाई बिटर पोलराइजेशन जो है मतलब ध्रुवीकरण की राजनीति तो होती है अमेरिका के अंदर, बांटने की राजनीति होती है, लेकिन जितना खराब माहौल पिछले 4 सालों में रहा है उतना तो कभी रहा ही नहीं है, ये कहना चाहता है। तो बहुत कुछ सीखने को था आज के एडिटोरियल में, बहुत सारे वर्ड सीखने को हैं और काफ़ी सारे ग्रामर की चीज़ें हैं, निकालते रहिए चीज़ें। जैसे लिटिल लग गया, ए और द नहीं लगा इससे पहले, तो ये नेगेटिव अर्थ देगा, ये ना के बराबर अर्थ देगा, इसलिए मैं इसको नेगेटिव पढ़ रहा हूँ। पेरेनियल का कंटिन्यूअस सस्टेन्ड होता है, ट्रेट का कैरेक्टरिस्टिक होता है, विशेषता होती है। आगे हम बात करते हैं आज के रिवीजन की। टैपिड शब्द है, टैपिड का मतलब बताया मैंने आपको, इनडिफरेंट, एपैथेटिक होता है, इसको आप एपैथेटिक भी कह सकते हो, ठीक है, उदासीन। फिर मैरस है, मैरस का मतलब क्वैगमायर है, दलदल है। फैटल का मतलब कंडीशन है। पैराडाइम का मतलब मॉडल या पैटर्न है। बम्बलिंग का मतलब इनकम्पिटेंट, असक्षम है। तो 1 नंबर को किससे जोड़ दिया आपने, 1 को जोड़ दिया है इनडिफरेंट से, 2 नंबर मैरस को जोड़ दिया बी से, फैटल को जोड़ दिया कंडीशन से, फिर 4 और 5 नंबर को जोड़ना है, 4 को जोड़ दिया हमने सी से और 5 को जोड़ दिया ए से। ये आपके आंसर्स थे इसके। इसके बाद में कुछ बहुत अच्छे यहाँ पे वाक्य हैं ट्रांसलेशन के लिए। तो यह कैप्सूल अपने आप में नुकसानदायक नहीं है, अपने आप में, इस फ्रेज को समझाने का प्रयास है इसके अंदर। पर से, ये काफी बार न्यूज़पेपर में यूज करते हैं, पर से। तो दिस कैप्सूल इज नॉट हार्मफुल, अगर अपने आप में नहीं होता तो बाकी तो अनुवाद कर ही सकते थे आप कि यह कैप्सूल नुकसानदायक नहीं है, तो दिस कैप्सूल इज नॉट हार्मफुल, अपने आप में तो पर से, ठीक है। तो यह कैप्सूल अपने आप में हार्मफुल नहीं है, दिस कैप्सूल इज नॉट हार्मफुल पर से। इसके बाद देखिए, सरकार ने यह कदम जनहित के लिए लिया है। तो जनहित के लिए देखो, प्रो बोनो पब्लिको, तो सरकार ने यह कदम लिया है, तो द गवर्नमेंट हैज टेकन दिस स्टेप प्रो बोनो पब्लिको, जनहित के लिए, प्रो बोनो पब्लिको। फिर देखो, यदि डीजल की कीमत बढ़ती है तो महंगाई उसी अनुपात में बढ़ेगी। अनुपात के लिए यहां पे उसी अनुपात में प्रोरेटा, ये समझाने का प्रयास है। तो इफ द प्राइस ऑफ डीजल गोज अप, ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, विल राइज, बढ़ेगी, किस रूप में, उसी अनुपात में, प्रोरेटा। तो ये प्रोपोर्शनली बढ़ने के लिए प्रोरेटा का यूज आप कर सकते हो। ये कंडीशनल सेंटेंस था। यदि ऐसा होता है तो ऐसा होगा, तो इफ द प्राइस एक तरफ लगा दिया फर्स्ट फॉर्म, दूसरी तरफ विल प्लस V0 लगा दिया, तो इफ द प्राइस ऑफ डीजल गोज अप द इन्फ्लेशन विल राइज, प्रोरेटा। प्रपोजिशन देखिए, द फेलियर ऑफ द प्लान वॉज डैश टू द मैनेजर, ये तो कुछ गलत ही कर दिया इसमें। द फेलियर ऑफ द प्लान वॉज, ये कुछ गलत हो गया भाई, आप इसके अंदर लिखेंगे एस्क्राइब्ड और फिर लिख देंगे टू। एस्क्राइब्ड टू का मतलब श्रेय देना होता है। तो इस प्लान की असफलता का कारण क्या है, मैनेजर, मैनेजर को इसका श्रेय जाता है, मैनेजर के कारण यह असफल रहा प्लान। शी इज प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट में लगता है इन, वह दक्ष है। डोमेस्टिक चोरस में मीन्स जो घरेलू कामकाज है उनमें, तो प्रोफिशिएंट में इन लगेगा। वी मस्ट फाइंड आउट एन एंटीडोट टू दिस पॉइजन, पॉइजन का एंटीडोट, पॉइजन का एक तोड़, ठीक है। तो एंटीडोट में टू लगेगा, किसका एंटीडोट है। तो ये आपका एडिटोरियल था आज का, आप जरूर से इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। बात करेंगे कल शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। अब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।